हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। दिस इज रंजन। फिर से एक बार हम लोग मिल चुके हैं अभी इस वीडियो के साथ। मैं आपके सामने हूं जिसमें कि जो प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था हमारा, जो बचा हुआ था कंप्लीट करने को, आज हम फिर से उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। तो एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट की स्ट्रिंग का ये आखिरी वीडियो। तो एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट के अंदर जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था कि हम लोगों ने दो अलग अलग टाइप के लोड्स का एनालिसिस किया, फॉर रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। एक आखिरी लोड जो बचा हुआ है दैट इज कैपेसिटिव लोड। तो आज के इस शॉर्ट से वीडियो में हम सिर्फ इसी का एनालिसिस करने वाले हैं। क्विकली आपको बताऊंगा कि एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट में कैपेसिटिव लोड अगर लगा होगा किसी प्योरली सेक्शन, किसी प्योरली एसी सेक्शन पे, अगर एक प्योर कैपेसिटिव लोड मैंने लगा दिया तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके अंदर वोल्टेज करंट का रिलेशन कैसे बनाएंगे और उसके अंदर पावर का रिलेशन आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए क्विकली सीधे टू द पॉइंट चलते हैं और सीधे सीधे शुरुआत करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग प्योरली कैपेसिटिव लोड के टॉपिक का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूं कि एक कैपेसिटर ड्रॉ कर लेता हूं और फिर से एक बार अज्यूम कर लेता हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा ये चीज़ कि सप्लाई वोल्टेज फिर से वही अज्यूम कर लिया मैंने, साइन ओमेगा टी की सप्लाई वोल्टेज अज्यूम कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है, इसका मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी फैरेड्स, सी फैरेड्स, फैरेड्स इसकी यूनिट होती है, कैपिटल एफ में लिखना चाहिए इसको। ठीक है, वो कैपेसिटर का हम लोगों ने इसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है और इस कंडीशन के लिए मुझे सप्लाई करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सप्लाई करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होना चाहिए। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको रेफर भी कर सकते हैं, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट अस assume that a purely capacitive load of capital C farads is connected across a supply of small v is equals to Vm sin omega t and this one will be our first equation। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और इसी फर्स्ट इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हमको अब क्या करना है, अपने एनालिसिस में आगे बढ़ना है और करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको कैपेसिटर का बेसिक वर्किंग पता होना चाहिए। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या स्टोर करता है अपने अंदर। जैसे कैपेसिटर चार्जेस स्टोर करता है, वो चार्जेस जब वापस डिलीवर करता है वो करंट, तो आपको ये पता होगा कि द चार्ज stored by a capacitor is given as, कैपेसिटर जो अपने अंदर चार्जेस स्टोर करता है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q is equal to CV। C stands for the capacitance in farads और V stands for the supply voltage that is in instantaneous terms। हमको वैल्यू चाहिए करंट की। करंट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज dq अपॉन dt। ठीक है, तो एक काम करते हैं, q की वैल्यू इसी सेक्शन से पुट कर देते हैं i की वैल्यू पे। सो नाउ करंट बिकम्स d बाई dt ऑफ q दैट इज CV। तो C यानी कैपेसिटेंस बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं अपॉन d बाई dt ऑफ V। तो V की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो दिस विल बिकम I इज इक्वल टू C d अपॉन dt ऑफ Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए साइन ओमेगा टी का टर्म है, dt के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, वहीं से I की वैल्यू निकल के आएगी। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। फ्रॉम हियर वी गेट I इज इक्वल टू CVm। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लिया, d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो ओमेगा को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये बन जाएगा ओमेगा सी वीएम और यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो कॉस ओमेगा टी का टर्म है, सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको फिर भी इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कंपेयर कर सकता हूँ, तो जो प्रॉब्लम पिछली बार आई थी सेम वही चीज़ है। ये कॉस के टर्म में है, वो साइन के टर्म में है। दूसरा चीज़, ये क्वांटिटी करंट की मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे वहाँ वोल्टेज की पीक वैल्यू के फॉर्म में। तो इन दो चीज़ों को हमको करेक्ट करना है। ठीक, सबसे पहला चीज़ कॉस वाले टर्म को मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओमेगा सी वी एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2।
पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझको इसके फॉर्म में भी कंपेयर करके दिखाना है कि ओमेगा टी से लीड या लैग कंडीशन कौन सी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम है ओमेगा सी, इसका क्या करें? तो हम देख सकते हैं अगर इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो अपॉन में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है और ये रिएक्टिव पार्ट है तो इसको कैसे लाया जा सकता है ओम्स लॉ में कंपेयर करने लायक? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा सी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने 1 बाई ओमेगा सी किया, आप सीधे इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे और आप देखेंगे कि ये कैपेसिटर है तो डेफिनेटली ये XC को रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इट टू ओम्स लॉ XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, जहां ओमेगा को आप 2 पाई f के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इनटू c, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जहां से हमको XC की वैल्यू मिलती है। जैसे पिछले वीडियो में XL की वैल्यू मिली थी, वहां भी आप चाहते हैं तो ओमेगा को चेंज करके 2 पाई f के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 पाई एंड f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अब मैं यहाँ 1 अपॉन ओमेगा सी ना लिख के सीधे सीधे XC लिख सकता हूँ। तो अब ये करंट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, I इज इक्वल टू Vm बाई XC इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम करंट। सो दिस इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और इसको मैंने किससे लिखा? ओम्स लॉ से देख के लिखा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो दिस इज फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। तो अब मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट की वैल्यू आई हुई है, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। शुरुआत किया था मैंने इस डेरिवेशन का, तो यहाँ पे वोल्टेज था मेरे पास V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी इन आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं तो लिख लेते हैं क्या कंक्लूजन दिखता है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो देख सकते हैं आप वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी पर है, करंट Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी उस ओमेगा टी से भी पाई बाई 2 डिग्रीज आगे चल रहा है, ठीक। तो मतलब क्या कंक्लूजन मिला आपको? करंट लीड्स फ्रॉम वोल्टेज बाय 90 डिग्री फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव लोड। तो अगर प्योरली कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है तो डेफिनेटली करंट लीड करेगी सप्लाई वोल्टेज से बाय 90 डिग्री इन आइडियल कंडीशन, ठीक। डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं, जल्दी से पावर का डेरिवेशन भी कर लेते हैं इसी के अंदर। तो साइड पे लिखता हूं मैं, पावर इन एन AC सर्किट कंटेनिंग प्योरली कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो पावर इन AC सर्किट कंटेनिंग प्योरली कैपेसिटिव लोड क्विकली डिराइव करते हैं। सेम तरीका है पावर को भी डिराइव करने का, कुछ भी इसमें टफ थिंग नहीं है। अगेन पावर इज इक्वल टू V इंटू I एंड नाउ वी हैव फॉर वोल्टेज वी आर हैविंग Vm साइन ओमेगा टी, और करंट का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लास्ट में कैलकुलेट किया, दिस विल बी Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी लीडिंग कंडीशन, ठीक। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहां से मिल जाएगी वैल्यू Vm Im साइन ओमेगा टी एंड दिस वन इज कॉस ओमेगा टी, ठीक। सेम कंडीशन जो इंडक्टिव लोड के केस में था, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन आ गया यहाँ पे भी। सो अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो वैल्यू मिलती है हमको Vm Im अपॉन 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया तो Vm Im बाई 2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया साइन 2 थीटा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है आप सभी को क्लियर होगा, नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। फ्लक्चुएटिंग पार्ट को जैसे ही आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ये मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी पावर को कर देता है 0। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ पावर इज इक्वल टू 0, यानी नेट पावर डिसिपेटेड इज 0 बाय neglecting the
फ्लक्चुएटिंग पार्ट। ठीक, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी है इन सभी चीज़ों का डेरिवेशन करना। बस ये चीज़ है कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे, आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, एलिमेंट्स की जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जैसी बेसिक चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए। बस इतना चीज़ अगर आपको आता है तो इसके डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा ईजी हैं, और इन्हीं डेरिवेशन से निकलने वाली आइडेंटिटीज़ और वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में। तो जब ये सारे डेरिवेशन की सीरीज कंप्लीट होगी तब एट लास्ट आपको मैं बताऊंगा कि आज तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है सिंगल फेज एसी में, यानी मॉड्यूल नंबर 2 में, उस सब का कंक्लूजन बताऊंगा मैं आपको उस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग ऑल द काइंड्स ऑफ लोड्स। अब इन्हीं का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये अलग अलग वैरायटी के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आपको एक बार इनके बेसिक्स आ जाएंगे तो आप इन्हीं सर्किट्स को कंबाइन कर करके पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपने सपोज आरसी सर्किट को कंबाइन किया तो आपको पता है फॉर रेजिस्टिव लोड देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, लेकिन कैपेसिटर लगे होने के कारण करंट लीड करनी शुरू कर देगी सप्लाई वोल्टेज से। आप चाहें तो उसके फेजर को भी समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसका फेजर ड्रॉ कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, अगर आपने सप्लाई वोल्टेज को ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है तो आप देख सकते हैं अगर कैपेसिटिव लोड है तो करंट लीड करेगी बाय 90 डिग्री, तो यहाँ कहीं पे आप करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं इधर, अगर ये कैपेसिटिव लोड का कंडीशन है। अगर इंडक्टिव लोड का कंडीशन है करंट को लैग करता हुआ शो कर सकते हैं। तो ये सभी कॉम्बिनेशंस भी आप बना के खुद से ट्राई कर सकते हैं। इन डेरिवेशंस को भी मैं चाहूंगा कि आप या तो नोट कर लें या तो समझ लें डायरेक्टली, और खुद से बना के प्रैक्टिस करके देखें। बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ बने रहिए आप लोग, हम सबके साथ बने रहिए इस पूरे मॉड्यूल और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब सब्जेक्ट के सेक्शंस के साथ, और जल्दी ही आपसे मिलूंगा कंपोनेंट ऑफ सिंगल फेज एसी लेके, यानी कंपोनेंट ऑफ सिंगल फेज एसी में हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ेंगे, पावर ट्रायंगल पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ हम पावर फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ अलजेब्रिक कैलकुलेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को डील करने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और समराइज करेंगे इस पूरे चैप्टर को। तो तब तक के लिए मैं आज का वीडियो यही कंप्लीट करना चाहता हूँ। जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ विथ आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।